हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर ज्योग्राफी डोमेन, जहां पर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड को मैनेज करती है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो बोलता है कि ट्रेड, क्योंकि आप सारी एक्टिविटीज मेरे साथ पढ़ चुके हैं, आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी, सब पढ़ चुके हैं। तो अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड क्या है? देखो, है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट ट्रेड एक्चुअली में एक टर्शरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है सर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल और पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ट्रेड होता है जब सामान का आदान प्रदान होता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। पहले तो खैर बार्टर सिस्टम चलता था दुनिया में, तो सामान देकर सामान ले लिया जाता था। मगर जब करेंसी आई, तब आप सामान बेचकर आप मतलब किसी एक कॉमन मीडियम से अब आप सामान का आदान प्रदान कर सकते थे। तो ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, एज वन पार्टी सेल्स एंड द अदर पार्टी परचेजेस। ट्रेड पहली बात तो तभी होता है जब दोनों ही पार्टीज के लिए फायदा मतलब फायदे का सौदा हो। मतलब सर, क्योंकि ट्रेड तो तभी होगा ना जब एक इंसान खरीदना चाहेगा और दूसरा बेचना चाहेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खरीदने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं महंगे में खरीद रहा हूँ, और बेचने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सस्ते में बेच रहा है। तो जब तक ट्रेड म्यूचुअल दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल ना हो, ट्रेड नहीं होता है। तो अगर हम ट्रेड को देखें तो आपका चैप्टर बोलता है कि ट्रेड को ब्रॉडली दो लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जब गुड्स और सर्विसेज, यही एक्सचेंज जब दो कंट्रीज के बीच में होता है तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। और दूसरा, नेशनल ट्रेड, जब ये गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कंट्री के अंदर दो लोगों के बीच में हो, या दो स्टेट्स के बीच में हो, या दो रीजन के बीच में हो, तो ये नेशनल ट्रेड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म ऑफ एक्सचेंज की। जैसे कि मैंने बोला, ट्रेड करने के लिए एक एक्सचेंज का बहुत जरूरी मतलब एक्सचेंज का बहुत महत्व है। पहले हमारे पास करेंसी नहीं थी, क्योंकि करेंसी आज के डेट में एक्सचेंज का काम करती है। एक्सचेंज मतलब पहले सामान के बदले सामान ले लिया जाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में सामान के बदले सामान नहीं होता। सामान के बदले आप एक चीज है जो मतलब यूज की आप कर सकते हो एक्सचेंज में, और उसी चीज को आज आप मनी, करेंसी कहते हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें तो ये कहता है कि बार्टर सिस्टम सबसे पहले का फॉर्म है ट्रेड का, जहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स का। बार्टर सिस्टम की वजह से जो ट्रेड होती थी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम की सबसे सबसे बुरी चीज क्या है कि बार्टर सिस्टम होने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा वो सामने वाली पार्टी को जिसको आपका सामान चाहिए। जैसे सपोज करो, मेरे पास वीट है, मेरे पास वीट है और मेरे को डिमांड है राइस की। मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए। तो मुझे किसी ऐसी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा बार्टर सिस्टम करने के लिए जिसके पास राइस हो, जिसके पास राइस हो और उसको डिमांड वीट की हो। तभी ये दोनों आदमी आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम ने ट्रेड को काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया था। क्यों? क्योंकि कभी के बारी बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता था ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको वो चीजें चाहिए जो आपके पास हो, और उनके पास वो चीजें हो जो आपको चाहिए। है ना? जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया ना कि मेरे पास वीट है, मुझे राइस की डिमांड है। मैं पर्सन नंबर ए हूं, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन बी चाहिए जिसके पास राइस अवेलेबल हो और उसको वीट की डिमांड हो, ताकि मैं अपना वीट उसको देकर उसका राइस ले लूं। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था कभी कभी कंडीशंस में ऐसी चीजों को देख पाना। इसलिए जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तब बार्टर सिस्टम की ये डिफिकल्टीज बहुत कम हो गई। आइए बात करते हैं। सबसे पहले, पेपर और कॉइन करेंसी से भी पहले, मतलब ये पेपर और कॉइन करेंसी के आने से भी पहले, लोग मनी के रूप में बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स को यूज करते थे जिसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती थी। ऑफ कोर्स, ये रेयर ऑब्जेक्ट्स कभी कभी पैसे की तरह यूज किए जाते थे, जैसे कि फ्लिंट स्टोन, जैसे कि ऑब्सिडियन, जैसे कि काउरी शेल्स, टाइगर पॉज, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट है जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफी हाई होती थी, और लोग इसको पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर अब आगे चलते हैं। आपका चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर आता है, जो कि है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसका इतिहास, इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्ट्री। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल ट्रेड आज का नहीं, आज से 4-5 हजार साल पहले से ही चल रहा है।
जब से हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो ये कहता है कि एंशियंट टाइम्स में जो ट्रेड है वो केवल लोकल मार्केट्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रहता था। लोकल मार्केट तक मतलब, यहां पर लोकल मार्केट तक रिस्ट्रिक्ट रहने का मतलब ये है कि उस समय गुड्स वगैरह को बहुत लंबे डिस्टेंस तक लेके जाना काफी रिस्की होता था। जो आपके पास सामान था वो जनरली आप अपनी लोकल मार्केट में ही उसको बेच के खत्म कर देते थे। अपने सामान को बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करना उस समय काफी रिस्की था। और लग्जरी आइटम का जो ट्रेड होता था वो केवल अमीर लोगों के लिए ही मतलब डिवेलप किया गया था, जो ज्वेलरी और कॉस्टली सामान खरीद सकते थे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। आप आज भी देखिए ना, आज भी सोसाइटी में ये जितना भी ज्वेलरी और मतलब कॉस्टली ड्रेसेस है वो हम जैसे लोग नहीं खरीद पाते हैं। और अगर हमको खरीदना हो तो हम शादी पार्टी के आने का वेट करते हैं, क्योंकि हमको पता है किसी ओकेजन पे पहनना है। हम नॉर्मल ओकेजन्स पर पहनने के लिए ये सब चीजें नहीं खरीदते हैं। तो हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री सबसे पहले तो आपका चैप्टर बताता है कि सिल्क रूट से देखी जा सकती है। देखिए आजकल का समय जो है मॉडर्न टाइम्स ग्लोबलाइजेशन से काफी कनेक्टेड है। आज की डेट में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेरे पास है, ऑफ कोर्स पहले तो नहीं थे, बट प्री मॉडर्न टाइम भी ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं था। प्री मॉडर्न टाइम भी कनेक्टेड था, जिसमें सिल्क रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको बता दूं 6000 किलोमीटर का ये सिल्क रूट चाइना को यूरोप से जोड़ता था। और यहां तक कि केवल यूरोप नहीं, चाइना का सामान जो है जैसे चाइनीज पॉटरीज, इसको सिल्क रूट क्यों कहते थे? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सिल्क है वो बनाया जाता था। इसको सिल्क रूट इसलिए कहते थे क्योंकि चाइना से सिल्क कार्गोज, मतलब सिल्क के बड़े बड़े कार्गो शिप्स या कार्गो सामान, मतलब कार्गो मतलब बहुत बड़ी बड़ी टोलियां सिल्क के कपड़ों की, वो चाइना से बनकर सीधा यूरोप जाती थी। क्योंकि यूरोप में लोग उस समय सिल्क पहनना अपने लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाने जैसा समझते थे। सिल्क पहनना उस समय अमीरों की बात हुआ करती थी। तो ये जो सिल्क रूट की डिस्कवरी है, ये तकरीबन ये कह के चलिए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और लग्जरी आइटम्स इस सिल्क रूट से ट्रेड की जाती थी, जिसमें चाइनीज सिल्क हो गया, चाइनीज पॉटरीज हो गई, रोमन वूल। और ऐसा नहीं है कि केवल आप सामान बेच कर आ रहे हैं और बदले में आप केवल थैंक यू लेकर आ रहे हैं। नहीं, सामान आप वहां पर सिल्क ले जाकर यूरोपियन कंट्री से सोना चांदी वापस लेकर आते थे। तो ये रूट जो है ये जनरली चाइनीज प्रोडक्ट सिल्क, रोमन वूल, प्रीशियस मेटल्स और बहुत हाई वैल्यू की कमोडिटीज को यूरोपियन तक, सेंट्रल एशिया, इंडिया, पर्शिया तक पहुंचाने के काम आता था। तो सिल्क रूट से केवल यूरोप और चाइना ही कनेक्टेड नहीं थे। इस सिल्क रूट से यहां तक कि अफ्रीका तक भी सामान पहुंचा करता था, पर्शियन रीजन तक, मिडल ईस्ट, इंडिया, सारे इस सिल्क रूट से कनेक्टेड थे। इसके बाद आगे बात करते हैं यूरोपियन कॉमर्स का आखिरकार ग्रोथ कैसे हुआ। कहा यह जाता है कि रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूरोपियन कॉमर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगता है। और यहाँ पर जो ओशन गोइंग वॉरशिप्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच। ओशन गोइंग वॉरशिप्स का मतलब क्या है कि सभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो दुनिया के देश थे उस समय, वो ऐसी वॉरशिप्स बनाने लग रहे थे जिनका काम होता था ओशंस में जाकर लड़ना और सामने वाले के जहाज को डुबा देना। तो वो वॉरशिप्स को बनाने सब लग जाते हैं 12th और 13th सेंचुरी के बीच, रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद खास करके। और ये वो टाइम है जब यूरोपियन कॉमर्स का ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 15th सेंचुरी के एंड तक इंडिया को जाने वाले ओशनिक रूट का पता लगा लिया था वास्को डिगामा ने। और इसी साल क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका भी पहुंचे थे। तो ये अमेरिका और एशिया की डिस्कवरी के बाद ये लोग पहले से ही वॉरशिप्स तो बनाने में माहिर हो ही गए थे। और अब एशिया और अमेरिका की डिस्कवरी के बाद जो यूरोप का ट्रेड है वो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के साथ काफी ज्यादा बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर स्लेव ट्रेड होती है। क्यों? क्योंकि स्लेव ट्रेड को पहले समझने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, जब ये एशिया और अमेरिका ढूंढा गया था, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के बारे में इनको नहीं पता था, यूरोपियंस वर अवेयर अबाउट अफ्रीका। बट कभी यूरोपियन जो है वो अफ्रीका के इंटीरियर पोर्शन में नहीं गए, इनको अफ्रीका के अंदर घुसने में डर लगता था। इसलिए यूरोपियन ज्यादातर आप देखेंगे कि अफ्रीका के कोस्टल बाउंड्रीज पर ही, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरियाज में ही अपने फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करते हैं। और बेटा ये वो बात है जब पोर्तुगल और स्पेन, यूरोप के दो देश, जब ये साउथ अमेरिका पहुंचते हैं और साउथ अमेरिका में इनको पता लगता है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो सोने की खान है, और सोने की खानों में काम करने के लिए इनको ऐसे वर्कर चाहिए थे जो थकते नहीं थे।
तो ऐसे में इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वो हैवी बिल्ट, जो भारी भरकम और लंबे कद के जो अफ्रीकन्स हैं, क्यों ना हम इसको स्लेव बनाकर अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दें, ताकि वहां पर जो गोल्ड माइंस है वहां पर ये काम कर सके, मजे ही मजे हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर गोल्ड माइन में ये अफ्रीकन गोल्ड निकालेंगे, और वो गोल्ड जो है वो पोर्तुगल और स्पेन जैसी यूरोपियन कंट्रीज की तरक्की में यूज होगा। तो हर तरफ से मजे ही मजे दिख रहे थे। तो कहा जाता है 15 सेंचुरी के आसपास यूरोपियन कॉमर्स अपनी पीक पर था। यूरोपियन कॉलोनिज्म उस समय एमर्ज हो रहा था, और इसी के साथ एक्सोटिक कॉमोडिटीज की ट्रेड भी शुरू हो गई थी। और एक्सोटिक कॉमोडिटीज की ट्रेड के साथ एक नया फॉर्म जो है ट्रेड का वो उभर रहा था, और इसी नए फॉर्म ऑफ ट्रेड को स्लेव ट्रेड कहते हैं। स्लेव ट्रेड में ज्यादातर अफ्रीकन को ही कैप्चर करके उनको फोर्सिफुली ट्रांसफर किया जाता था, पोर्तुगीज, डच, स्पेनियार्ड्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा अमेरिका। और अमेरिका में क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत बड़े लैंड की अवेलेबिलिटी थी। लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से एग्रीकल्चर करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई थी। और इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि अमेरिका खान था सोने की। बिल्कुल। अगर आप क्लास 10th का थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अगर आपने हिस्ट्री का पढ़ा हो, तो साउथ अमेरिका में एक सिटी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने समरी बनाई थी उसकी। एल सेडाडो करके एक सिटी का नाम है, जिसको मतलब सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। और जब इसके बारे में, इस सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में इन पोर्तुगल और स्पेनियार्ड्स को पता लगा, तब अफ्रीका से उठा उठाकर स्लेव्स को ये यहाँ पर जो गोल्ड माइंस है यहाँ पर काम करने के लिए इन लोगों ने लगाया। हाँ जी, सिटी का नाम था एल डोराडो। सिटी का नाम था एल डोराडो। ये 10th क्लास की एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 बताता है। वो कहता है कि साउथ अमेरिका में फेबल सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था एल डोराडो को। और इसी की सर्च में यूरोपियन जो थे वो साउथ अमेरिका पहुंचे, और गोल्ड और सिल्वर की माइंस में काम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर स्लेव ट्रेड को अंजाम दिया। और ये स्लेव ट्रेड ज्यादातर अफ्रीकन को ही कैप्चर करके की जाती थी, क्योंकि ये इनका इनका बॉडी बिल्टअप, इनका स्ट्रक्चर काफी हैवी था। घंटों तक काम कर सकते थे और थकते नहीं थे जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की एग्जिस्टेंस के पीछे रीजंस क्या थे। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है कि आज के डेट में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, तो वो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। मतलब हर एक देश हर एक सामान को बनाने में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। इसलिए हर एक देश जो है वो एक पर्टिकुलर सामान बनाने में स्पेशलाइज्ड है। और क्योंकि लोग तो हर जगह ही रहते हैं ना, तो उन सामानों की नीड तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। इसलिए अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, और वो चीज अगर दुनिया को चाहिए, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ना हमारी उस चीज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने का। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या बोलता है कि स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों आज इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्योंकि हर एक देश जो है वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन करने में आज स्पेशलाइज्ड है। इंटरनेशनल ट्रेड से दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। दुनिया की इकोनॉमी को बेनिफिट मतलब, आज अगर इंडिया कोई सामान बेचता है, तो उस सामान से जो पैसा हम कमाते हैं उस पैसे से हम दुनिया भर के देशों से सामान खरीदते भी तो है। तो अगर दुनिया के अलग अलग देश स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर को कमोडिटीज और सर्विसेज के प्रोडक्शन और सप्लाई में लगा दे, अगर दुनिया के अलग अलग देश आज मान के चलिए कि कोई ना कोई प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन अगर वो अचीव कर ले, अपने देश में वो डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से अगर कमोडिटीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर ले, या किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस का सप्लाई स्टार्ट कर ले, तो सोच के चलिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हो। आजकल क्लोज्ड इकोनॉमी रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे चाइना ने कई सालों तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा। उनको ये लग रहा था कि शायद ओपन इकोनॉमी करने से चाइनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चाइना पता नहीं अपने आप को क्या सोचता था। चाइना में जो मैंडरिन फिलॉसफी है वो हमेशा ये बताती थी कि चाइना जो है वो अपने आप को दुनिया के सेंटर में समझता था। चाइना समझता था अपने आप को कि दुनिया को चाइना की जरूरत है, चाइना को किसी की जरूरत नहीं है। शायद यही चीज चाइना को ले डूबी। तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब उस समय ले डूबी,
क्योंकि ओपियम वॉर हुआ था चाइना के साथ, आप आगे पढ़ेंगे अपनी ग्रेजुएशन में। तो ये चाइना के हाथों से हांगकांग, शंघाई आखिरकार क्यों निकला, तो ये उसका एक रीजन है। चाइना ने कई सालों तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था। तो इंटरनेशनल ट्रेड से वर्ल्ड इकोनॉमी को तो बेनिफिट होता ही है। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित है। जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब, बेटा आप कोई भी सामान खरीदते समय एक बार उसको कंपेयर तो करते हैं कि क्या आपको वो सामान किसी और देश से या कहीं से वो सस्ता मिल सकता है। उसके बाद यहां पर है कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई कितना आसान है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना। और कॉम्प्लीमेंटैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में ट्रेड यही है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी और ट्रांसफेरेबिलिटी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को तय करते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये भी होता है कि जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड दोनों कंट्रीज को अगर बेनिफिट नहीं दे रहा है, दोनों पार्टनर्स को अगर वो बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो ट्रेड नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आज जो देश सामान इंडिया से खरीदते हैं वो यही सोच के खरीद रहे होंगे ना कि उनको इंडिया से जो सामान मिल रहा है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, और उसको उतने सस्ते में इतना अच्छा सामान किसी और देश से नहीं मिल रहा होगा। और इंडिया भी सामान क्यों बेच रहा है, क्योंकि इंडिया को भी ये पता है कि इंडिया को वो सामान बेच के प्रॉफिट होगा एट द एंड। तो जब तक ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल ना हो, कोई इंसान ट्रेड नहीं करता। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की टाइप्स पे आ जाता है आपका चैप्टर। इंटरनेशनल ट्रेड की टाइप जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, पहली है बायलेटरल और दूसरी है मल्टीलेटरल। नाम से ही पता लग रहा होगा, जब दो देश, केवल दो देश आपस में ट्रेड करे तो ऐसी ट्रेड को बायलेटरल कहते हैं। आजकल दुनिया में ज्यादातर ट्रेड बायलेटरल ही होती है। और जब बहुत सारे देश आपस में मिलजुल कर ट्रेड करे तो इसको मतलब मोर देन टू कंट्रीज जब ट्रेड करे आपस में, तो ऐसी ट्रेड को मल्टीलेटरल कहते हैं। तो मतलब एक देश आज की डेट में दुनिया के कई सारे देशों से ट्रेड कर सकता है। और जब आप किसी देश के साथ ट्रेड करते 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 उसको बहुत पसंद करने लगते हैं, पसंद इन द सेंस आपको लगता है, क्योंकि देखो जियो पॉलिटिक्स में ना मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज, जियो पॉलिटिक्स मतलब दुनिया के देशों के बीच के संबंध कोई फ्रेंडशिप पर नहीं टिके होते हैं, कोई हिस्ट्री पर नहीं टिके होते हैं। दुनिया के देशों के बीच के रिलेशंस में अगर कुछ परमानेंट है तो वो दोस्ती नहीं है, परमानेंट होते हैं इंटरेस्ट। दुनिया में अगर कुछ परमानेंट है तो वो इंटरेस्ट है। आज इंडिया जिन जिन कंट्रीज का दोस्त है, उन कंट्रीज के साथ दोस्त होने पर हम लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं, हमको फायदा होता है उनसे। और वो देश भी हमारे इसलिए फ्रेंड है क्योंकि उनको हमको दोस्त बनाकर फायदा हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही सब कुछ है। तो जब किसी कंट्री के साथ आप लोगों के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं या उस कंट्री के साथ आपका ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम उस कंट्री को एमएफएन का स्टेटस दे देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उस कंट्री को हम स्टेटस दे देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस से होता क्या है। बेटा एमएफएन का स्टेटस देने के बाद दोनों कंट्रीज को टैक्स का बहुत बेनिफिट होता है। तो जनरली अगर अगर आपको याद आ रहा हो 2024 में स्विट्जरलैंड, जो नेस्ले कंपनी की वजह से एक देश है स्विट्जरलैंड, उसने हम लोगों से एमएफएन स्टेटस वापस ले लिया। तो ऑफ कोर्स अब स्टेटस वापस ले लिया है तो टैक्स जो पहले दोनों देशों की कंपनी को ट्रेड करते समय अ, कम देना पड़ता था, अब वो टैक्स नॉर्मली बढ़ जाएगा। जैसे अब वो टैक्स बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों ही देशों में प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। जो इंडियन कंपनी स्विट्जरलैंड में काम कर रही है उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, और जो स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडिया में काम कर रही है ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट्स भी इंडिया में महंगे हो जाएंगे। तो एमएफएन स्टेटस का या एमएफएन क्लॉज आप किसी देश को तब देते हैं जब वो आपका एक बहुत ही जिगरी ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। तो पहले हम बायलेटरल ट्रेड को एक बार देख लेते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड तब होता है जब दोनों कंट्री किसी ना किसी एक सर्टेन कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड हो और उस कमोडिटी का ट्रेड करना चाहते हो। जैसे सपोज करो इंडिया स्पेशलाइज्ड है एग्रीकल्चर में, और हम यूएई और ईरान के साथ ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि इन देशों के पास है क्रूड ऑयल, हमको क्रूड ऑयल चाहिए, और यूएई को बदले में वीट और राइस चाहिए। अच्छी बात यह है कि यूएई तेल बेचना चाहता है और हम राइस और वीट बेचना चाहते हैं, तभी तो बायलेटरल ट्रेड हो पाएगी। उसके बाद हम मल्टीलेटरल ट्रेड पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीलेटरल ट्रेड
एक कंट्री जब बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करती है, और जो भी इसमें से एक अच्छा देश आपको लगता है कि इस कंट्री के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो आप उस कंट्री को एमएफएन का स्टेटस, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस आप दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड किस किस चीजों पर टिकी हुई है? बेसिस क्या है? देखो, पहला, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। मतलब सर समझे नहीं। आज हर देश के पास हर तरीके का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मानते हो? इंडिया के पास आज क्रूड ऑयल नहीं है, तो बाकी बहुत सी कंट्रीज के पास आज फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है। तो दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अनइवनली डिवाइडेड है। किसी कंट्री के पास ज्यादा है, किसी कंट्री के पास कम है। और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज की वजह से ही ट्रेड होता है। क्योंकि आपको तो सारी चीजें चाहिए ना, हर देश को आज की डेट में हर चीज चाहिए। जो उसके पास अबंडेंस में है, तो वो ऑफ कोर्स क्यों ही बाहर से खरीदेगा। बट जो चीज उसके पास अबंडेंस में है, क्या पता वो चीज दुनिया वालों के पास ना हो, तो ऑफ कोर्स वो उस चीज को बेच के पैसे कमा सकता है। उसके बाद पॉपुलेशन फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका साइज, जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पे रिसोर्सिस वैसे ही नहीं लगते। रिसोर्सिस की डिमांड एक तो पहले ही बहुत कम रहती है ऐसी कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन नहीं है। प्लस अगर उन कंट्रीज के पास, सोच के चलिए, ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए जिस रिसोर्स की जरूरत पूरी दुनिया को है, बट उस कंट्री में उस रिसोर्स की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड करने वाले लोग ही नहीं है। तो पॉपुलेशन फैक्टर की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आपका चैप्टर आपको लेके चलता है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या स्टेज होती है, कौन कौन सी स्टेज होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो कहा जाता है इस चैप्टर में, इस हेडिंग के अंतर्गत, कि कमोडिटीज का जो नेचर है वो बदलता रहता है। कमोडिटीज का नेचर जो है वो चेंज होता रहता है एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। मतलब सर समझे नहीं, अभी समझाते हैं। ये कह रहा है कि वो कंट्रीज जो अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुई है, अभी जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, क्या वो कभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगी? नहीं, कभी तो होंगी। तो जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, जब तक वो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ऐसी कंट्री में आप कमोडिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी वो एग्रीकल्चरल मिलेगी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज उस देश में सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो ये कंट्रीज जनरली एग्रो प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करना चाहेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अभी हुआ नहीं। तो रॉ मटेरियल ही ये एक्सपोर्ट करेगी, ऑफ कोर्स उसी से पैसे कमाएगी। और ये रॉ मटेरियल उस देश से खरीदेंगे वो देश जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं। और बदले में ये नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस या तो उनसे डॉलर ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, और अगर पैसा नहीं चाहिए तो उनसे इस एग्रो प्रोडक्ट्स के बदले में मशीन्स या फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवा लेंगे, जो उनके देश में नहीं मिलते हैं। मगर जब ये देश इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे, तो आप समझ रहे हैं नेचर ऑफ कम्युनिटी इनका चेंज हो जाएगा। अब ये इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हो चुके हैं, तो इनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब ये नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन से खरीद सकते हैं सस्ते में। तो अब ये देश मशीनरीज, फिनिश प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करेगा, जो ये पहले किसी और देश से मंगा रहा था। अब ये देश उस पोजीशन पर है कि वो अब मशीनरी और फिनिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है उन देशों को, जो देश आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में ये देश पहले कभी हुआ करता था। मतलब नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जनरली एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस को एग्रो प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इंडस्ट्रियलाइज नेशन से मशीन्स और बाकी के फिनिश प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। तो जब एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन, एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन जब एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन में कन्वर्ट होता है, तो अगेन वो अब अपना जोर मशीनरी और फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में लगा देता है। वो एग्रीकल्चर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मंगा सकता है, वो भी सस्ते में। तो जनरली देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोगों ने दो स्टेजेस यहां पर देख ली। एक स्टेज नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस और दूसरी स्टेज इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। इसके बाद आपका चैप्टर बोलता है कि सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है इन सब चीजों में। देखिए,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी को पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को बैंक्रप्सी से बचाया था। कहा जाता है कि उस समय हमारे पास जो डॉलर था ना, मतलब हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। इस रिजर्व में दोस्तों हम लोग फॉरेन करेंसीज को मेंटेन करके रखते हैं। और क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि हमारा इंडिया का रुपी इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं चलता, और चलता भी है तो बहुत कम। आज इंडिया जहां जहां से इंपोर्ट करवाता है ना, कुछ भी, जैसे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करवाते हैं, वो सारी कंट्रीज हम लोगों से पेमेंट डॉलर में मांगती है। तो हमको डॉलर रखना पड़ता है अपने पास, जबकि हम हमारी करेंसी नहीं है ये। तो हमारे फॉरेन रिजर्व में केवल 1 बिलियन डॉलर हुआ करता था 1991 में। और कहा जाता था कि इतने रुपए से इंडिया केवल 10-15 दिनों का सामान ही इंपोर्ट कर सकता है। केवल 10-15 डेज का सामान इंपोर्ट कराने के पैसे थे हमारे पास, और इसके बाद इंडिया जो है वो बैंकरप्ट हो जाता। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की पॉलिसी को बदला, क्योंकि इंडिया में लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था। हम किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने ही नहीं देते थे। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउ किया। अब भर भर के दुनिया के बहुत से देश इंडिया में आकर पैसा लगाने लगे। इंडिया में डॉलर आने लगा, इंडिया के मजे ही मजे हो गए। तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के पास हमेशा एक चीज की कमी होती है, और वो है पैसा। वो पैसा जो उनको चाहिए होता है तरह तरह की चीजों को डिवेलप करने में, जैसे कि माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हेवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन सब चीजों के लिए इनको कैपिटल चाहिए होता है, ताकि ये अपना ट्रेड बढ़ा सके। और इन सब चीजों के लिए, क्योंकि इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे देशों की काफी मदद कर देती है। इन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाकर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो काफी पैसा कमा लेती है। जैसे आज इंडिया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। आपको क्या लगता है कि इंडिया, ये सारी कंट्रीज जैसे रशिया, यूएस, यूरोपियन, बहुत सारी कंट्रीज, उसकी यूरोप की, क्यों वहां की कंपनीज इंडिया में आकर निरंतर पैसा लगा रही है? क्यों? उनको क्या फायदा है? कोई एक बिजनेसमैन आपकी कंट्री में पैसा तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसको पोटेंशियल ना लगे। और डेवलपिंग कंट्रीज में काफी पोटेंशियल होता है। डेवलप्ड कंट्री के बिजनेसमैन से पूछिए। तो इन कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगाकर द इंडस्ट्रियल नेशंस कैन इंश्योर इंपोर्ट ऑफ फूडस्टफ्स, मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट्स फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो काम हमारे साथ ब्रिटेन ने किया था, वही काम ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हमारे देशों में पैसा लगाकर करते हैं। इनको लगता है कि अगर एक बार टेस्ला, आप देख लो, अभी तो खैर हमने टेस्ला को इंडिया में नहीं भेजा, बट अगर एक बार टेस्ला इंडिया में अलाउ हो जाती है, तो आपको टेस्ला की गाड़ियां भी इंडिया की सड़क पर भागती हुई दिखेंगी। ऐसे में क्या होगा? टेस्ला को एक नई मार्केट मिल जाएगी, राइट? तो इन देशों में पैसा लगाकर जो बड़े बड़े देश हैं वो ये सोचते हैं कि उनके प्रोडक्ट को एक नई मार्केट मिल गई, और उस मार्केट में, यस, और उस मार्केट में ये सामान बेचकर काफी पैसा कमा लेंगे। ऑफ कोर्स टेस्ला चाइना में तो आ गई है, अभी इंडिया में आना बाकी है इसका। तो ये एंटायर साइकिल जो है, ये दो देशों के बीच के इंटरनल जो रिलेशन है उसको तो अच्छा करती है, पर दो देशों के बीच के ट्रेड को भी काफी सुधार देती है। फिर कुछ सिटीज हैं जो लार्ज इनलैंड सेंटर्स के लिए फेमस है, जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस। कुछ सिटीज हैं जो ट्रांसपोर्ट नोड्स के रूप में फेमस है, जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वही मैंने बोला कि कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स दुनिया के जो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए तो विनीपेग, कंसस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम। इनलैंड सेंटर्स हैं कुछ, जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस जैसे, और ट्रांसपोर्ट नोड्स के रूप में लाहौर, बगदाद, आगरा। कुछ टाउन्स हैं जो कल्चरल एस्पेक्ट के लिए फेमस है, कुछ कल्चरल टाउन्स जैसे द अर्बन सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी। ये कल्चरल एस्पेक्ट के लिए बहुत फेमस है। तो दीज आर द अर्बन टाउन्स जो अपनी पिलग्रिमेज चीजों के लिए काफी फेमस हो जाते हैं, रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ टाउन्स होते हैं जो अलग अदर फंक्शंस के लिए काफी फेमस फेमस है, जैसे कि टाउन्स एंड सिटीज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक हेल्थ, रिक्रिएशन। तो ये मैंने कुछ
ऊपर लिखे हुए टाउन्स और सिटीज को अलग अलग सेंटर में डिवाइड करने की कोशिश करिए। ट्रेडिंग सेंटर, कल्चरल टाउन्स और अदर फंक्शंस में आ जाता है। हेल्थ और रिक्रिएशनल टाउन्स में आपके पास मयामी, पानाजी। इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में आपके पास जमशेदपुर, पिट्सबर्ग। माइनिंग टाउन्स में आपके पास आता है धनबाद, ब्रोकन हिल। और ट्रांसपोर्ट टाउन्स में आपके पास मुगल सराय, सिंगापुर। तो मतलब अलग अलग फंक्शंस के रूप में भी आप टाउन्स को बांट सकते हैं ना। जैसे मथुरा को कह सकता हूं मैं, एक रिलीजियस टाउन है, बिल्कुल बोल सकता हूँ उसके कल्चरल एस्पेक्ट के लिए। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद यू कैन ऑल्सो क्लासिफाई द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के बेसिस पर भी आप टाउन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने रूरल एरियाज में किया था, स्टार बेस, लीनियर बेस, डबल शेप। उस तरीके से अर्बन सेटलमेंट्स भी होती है, लीनियर, स्क्वायर, स्टार बेस, क्रिसेंट शेप्ड। ठीक है जी। तो कभी कभी यार किसी किसी टाउन के फॉर्म, जैसे अगर कोई टाउन स्टार शेप का है या कोई टाउन अगर क्रिसेंट शेप का है, तो किसी टाउन का आर्किटेक्चर, उसका फॉर्म, वहां पे जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है। जैसे आज अगर हम दिल्ली में सीपी देख ले, अगर हम दिल्ली में आज रेड फोर्ट के आसपास की दिल्ली देख ले, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, बिल्डिंग के फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग का स्टाइल आपको देखने को मिलता है, वो उस एरिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशंस का रिजल्ट हो सकता है। आपका चैप्टर बोलता है जैसे जयपुर जाएंगे आप, जयपुर में वहां पर आपको जो सिटीज दिखेगी, वहां पर बिल्डिंग्स जो दिखेंगी, वहां की बिल्डिंग्स का ट्रेडिशन, वहां की बिल्डिंग्स का स्टाइल, आर्किटेक्चर आपको दिल्ली के बिल्डिंग्स और स्टाइल से काफी अलग दिखेगा। क्योंकि दोनों एरिया का हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन काफी अलग अलग है। तो किसी एरिया का आर्किटेक्चर, किसी अर्बन एरिया का आर्किटेक्चर, किसी अर्बन एरिया का बिल्डिंग स्टाइल और फॉर्म जनरली उस पर्टिकुलर एरिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से होता है। हाँ, वो बात अलग है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में टाउन्स और सिटीज प्लानिंग और डेवलपमेंट में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब एक डेवलप्ड कंट्री में टाउन्स काफी अच्छे डेवलप्ड हो सकते हैं, काफी अच्छे प्लान्ड हो सकते हैं। और एक डेवलपिंग कंट्री में यही टाउन्स काफी अनप्लान्ड मैनर में आपको देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट भी काफी अच्छा नहीं होगा। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखते हैं, तो अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं काफी इरेगुलर होता है। जैसे आप उठा के देख लो ना, आपके एरिया में ही बहुत सारी सोसाइटी, अपनी ही गली देख लो आप जहाँ पे आप रहते हो। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो, तो आपके बाहर की गली, जिस गली में आपने अपनी कार वगैरह पार्क कर रखी होगी, आपकी सोसाइटी जो है, जितनी विड्थ आपकी गली की है, क्या उतनी विड्थ आपके आसपास की सोसाइटी की गलियों की है? आपको हमेशा शेप, उसका साइज, जो उसका विड्थ है, उसमें आपको अंतर दिखेगा। और आपको क्यों दिख रहा है फिर वो अंतर? क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स काफी इरेगुलर शेप में बनते हैं। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में आप चले जाइए, वहां पर हर एक चीज, अर्थमेटिक्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। काफी वेल प्लान्ड सेंटर्स होते हैं। जैसे चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है, अंग्रेजों ने बनाया, डेवलप किया। तो चंडीगढ़ की प्लानिंग आपको कैनबरा की प्लानिंग जैसी दिखेगी। चंडीगढ़ में वो शेप, साइज, जो रोड्स का है, आपके आपके घरों के अंदर की गलियां जो है, मतलब आपकी सोसाइटी की गलियां काफी प्लान्ड है। चंडीगढ़ इज अ वेरी प्लान्ड सिटी। उसी तरीके से है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। जबकि इंडिया में कुछ स्मॉलर टाउन्स हैं जिनका हिस्टोरिक ओरिजिन है, एंड दे हैव इवॉल्व फ्रॉम वॉल्ड सिटी टू लार्ज अर्बन स्प्रॉल्स। ऐसे जैसे दिल्ली, दिल्ली पहले एक वॉल्ड सिटी हुआ करती थी जब तक ये ओल्ड दिल्ली थी। ओल्ड दिल्ली, जब तक आप इसको शाहजहानाबाद कहते थे, तब तक एक वॉल्ड सिटी थी। अंग्रेजों के आने के बाद इसकी वॉल्स तोड़ी गई, और दिल्ली एक अर्बन स्प्रॉल, एक लार्ज अर्बन स्प्रॉल के रूप में आपके सामने आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आपका चैप्टर बात करेगा, जैसे अडीस अबाबा। अडीस अबाबा की बात करते हैं तो ये कैपिटल सिटी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, टाउन है इथियोपिया का। 1878 में बना था, और इसको, इट इज अ न्यू सिटी। अडीस अबाबा को न्यू फ्लावर सिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, अडीस और अबाबा। इसमें अडीस का मतलब है न्यू, अबाबा का मतलब है फ्लावर, तो इस सिटी को न्यू फ्लावर सिटी भी कहा जाता है। इथियोपिया में कहां पर है? तो इथियोपिया में अडीज अबाबा एक हिली वैली के ऊपर लोकेटेड है, जो कि ऑफ कोर्स उसके रोड नेटवर्क,
के पैटर्न को अफेक्ट तो करेगी। अगर कोई सिटी हिली एरिया पर लोकेटेड होगी तो आपको उस एरिया उस पर्टिकुलर सिटी में रोड नेटवर्क अकॉर्डिंगली देखने को मिलेंगे, आड़े तिरछे, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे। फिर ये कैनबरा की तरफ लेके चलता है। कैनबरा ऑफ कोर्स कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। 1912 में वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन करके एक अमेरिकन आर्किटेक्ट होते थे, उन्होंने कैनबरा को डिजाइन किया। और इट वाज डिजाइन्ड, जो कैनबरा है उसको ओरिजिनली एक गार्डन सिटी की तरह जो है वो डिजाइन किया गया था, केवल 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए, ओनली फॉर 25,000 इनहेबिटेंट्स, टेकिंग इन टू अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। मतलब उसके आसपास के नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स को देखकर कैनबरा सिटी को ओरिजिनली 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था। देयर वर 5 मेन सेंटर्स इन कैनबरा, और हर एक सेंटर में आपको डिफरेंट सिटी फंक्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हम कैनबरा की बात करते हैं तो कैनबरा में 5 मेन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और हर सेंटर में अलग अलग आपको सिटी फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो पिछले बीते कुछ सालों में, मतलब कुछ दशकों में, इस सिटी में बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स को भी एकोमोडेट कर लिया गया है, विच हैव देयर ओन सेंटर्स। क्योंकि कैनबरा पहले छोटा सा था, 5 एरियाज में डिवाइडेड था, फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, 25,000 इनहेबिटेंट्स के लिए इसको डिजाइन किया गया था। धीरे धीरे एक्सपेंड हुई ये सिटी, आसपास के सैटेलाइट टाउन्स को भी इसने अपने आसपास जोड़ा। तो आज की डेट में तो खैर थोड़ा शेप साइज बढ़ गया है कैनबरा का। उसके बाद जैसे हमने रूरल सेटलमेंट का टाइप्स देखा था, वैसे ही यू हैव सम टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स को हम साइज और सर्विसेज अवेलेबल के बेसिस पर, या कौन कौन से फंक्शंस उस एक अर्बन सेटलमेंट में होते हैं उसके आधार पर, हम किसी अर्बन सेटलमेंट को टाउन, किसी को सिटी, किसी को मिलियन सिटी, किसी को कॉन्बरेशन, या किसी को मेगालोपोलिस बोल सकते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज जो वहां पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कि वो क्या मेजर फंक्शंस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे टाउन क्या होता है, टाउन जनरली आप एक विलेज के रेफरेंस में भी यूज करते हैं। टाउन विलेज के जैसा ही होता है, बट थोड़ा विलेज से बड़ा होता है, बट सिटी से छोटा होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विलेज और सिटी के बीच का होता है टाउन। और यहाँ पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर सिटी क्या होता है सर? सिटी थोड़ा टाउन से बड़ा है, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे टाउन के कंपैरिजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है जो टाउन्स में नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये टाउन से थोड़ा बेहतर है। फिर आता है सर मिलियन सिटी। मिलियन सिटी, पहली बात तो सर आप उस सिटी को कहते हैं जहां की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है, तो उसको आप लोग मिलियन सिटी कहते हैं। जैसे कि 1800 तक लंदन जो है वो मिलियन सिटी बन गया था, 1850 में पेरिस, और 1860 में जो न्यूयॉर्क है ये मिलियन सिटी बन गया था। और इसी तरीके से 1950 आते आते पूरी दुनिया भर में 80 से ज्यादा मिलियन सिटीज हो गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और 1970s के आते आते ये मिलियन सिटीज 160, 2005 के आते आते ये मिलियन सिटीज 438, और आज 2024 2025 चल रहा है, आज सॉरी 2 जनवरी, आज 2016, आज 2016 की बात करते हैं तो 2016 के आते आते पूरी दुनिया भर में आपको 512 ऐसी मिलियन सिटीज देखने को मिलेंगी। तो मिलियन सिटी जनरली क्या है? एक ऐसी सिटी जहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है। और आज की डेट में इन बिलियन सिटीज की पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट रेट पर बढ़ रही है, बहुत ही फास्ट रेट। उसके बाद मिलियन सिटी से ऊपर सिटी को कहा जाता है कॉन्वरेशन। अब ये कॉन्वरेशन क्या होता है भाई? 1915 में पैट्रिक गेट्स करके एक इंसान था जिसने कॉन्वरेशन नाम की एक टर्म बनाई। और इसके हिसाब से कॉन्वरेशन एक लार्ज एरिया होता है, इट मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि सेपरेटेड टाउन्स को मर्ज करके बना है। जैसे सपोज करो कि ये टाउन्स हुआ करते थे अपने अपने जमाने में, कभी 4 टाउन्स हुआ करते थे, तो इन चारों के चारों टाउन्स को मैंने एक दिन मर्ज करा, और जो सिटी बनकर आई, मतलब जो जो एरिया बनकर आया जिसमें मैंने टाउन्स को मर्ज करके इस
अर्बन सेटलमेंट को बनाया, ऐसी अर्बन सेटलमेंट को कॉन्वर्जेशन कहा जाता है। तो कॉन्वर्जेशन जनरली सेपरेट टाउन्स या सेपरेट सिटीज को मर्ज करके बनाया जाता है, जैसे ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, ये सारी चीजें ऐसी ही बनी है। उसके बाद आपके पास आता है मेगालोपोलिस। ये अर्बन सेटलमेंट्स में सबसे बड़ा माना जाता है। मेगालोपोलिस वैसे तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट सिटी। इस टर्म को 1957 में जियान गॉटमैन ने काफी फेमस किया। सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन होता है, सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन, इट इज अ सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन विच इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो मेगालोपोलिस जनरली मान के चलिए कि ये बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस है। तो बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस को मर्ज कर दिया जाए तो एक सिटी बनती है, जिसको मतलब एक एरिया बनता है जिसको मेगालोपोलिस कहते हैं। सर एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन, नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन यूएसए, ये एक तरीके का मतलब मेगालोपोलिस है। तो बॉस्टन से लेकर, ये यूएस के बॉस्टन से लेकर वॉशिंगटन डीसी, ये इलाका जो आपको देखने को मिलेगा, ये अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफी बुक्स इसको आप लोग एक मेगालोपोलिस कह सकते हैं। तो मेगालोपोलिस जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेशन होता है, और कॉन्वर्जेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीज, नहीं तो टाउन्स। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, मेगालोपोलिस को सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन भी कहा जा सकता है। फिर अब इन सभी मेगा सिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाता है। अगर हम मेगालोपोलिस की बात करते हैं तो मेगालोपोलिस या मेगा सिटी, इट कंप्राइजेस ऑफ अ सिटी एंड इट्स सबर्ब्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन। तो जनरली एक मेगालोपोलिस को, मेगालोपोलिस आप तभी कहते हैं जब वहां पे कम से कम पॉपुलेशन 10 मिलियन तो हो। कहा जाता है दुनिया का पहला मेगालोपोलिस था सिटी ऑफ क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क। और इस सिटी में 10 मिलियन से ज्यादा लोग 1950 में रहने लग गए थे। मतलब कितने, 12.5 मिलियन। आज की डेट में दुनिया भर में ऐसे मेगालोपोलिस सिटीज 31 है। मतलब आपके पास 500 से ज्यादा तो हो गई है मिलियन सिटीज। बट अगर हम मेगालोपोलिस सिटी की बात करते हैं जहां पर पॉपुलेशन आज 10 मिलियन से ऊपर है, वो पूरी दुनिया भर में 31 है। आइए बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम होती है। भाई डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ एक प्रॉब्लम तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर देख ली थी, जिसमें मैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज आपको पढ़ा रहा था, याद आ रहा है। और मैंने तब भी बताया था कि ये प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो आइए उसी की बात आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा एक डेवलपिंग कंट्री में एक ह्यूमन सेटलमेंट को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे सर मुझे लगता है अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सर बढ़ती जाती है पॉपुलेशन, बढ़ती जाती है पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, रोजमर्रा बढ़ रही है, बिना ये जाने हुए कि वो कितना प्रेशर झेल सकती है। जैसे आप अपने एरिया को देख लो ना। आपके एरिया में 5 साल पहले, आप 5 साल की पहले का तो खैर जानते होंगे ना थोड़ा बहुत, इतने छोटे तो नहीं आप। 5 साल पहले आपका एरिया और आज 5 साल के बाद आपके एरिया में आपको डेंसिटी में, ट्रैफिक जैम में कुछ फर्क नजर आया है? 5 साल पहले जब आप छोटे हुआ करते थे, क्लास 7th में हुआ करते थे या 8th में हुआ करते थे, आज आप क्लास 12th में हैं, तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब जब आप क्लास 8th में होते थे या 10th में होते थे, तब ट्रैफिक जैम सर इतना नहीं लगता था। आज तो ट्रैफिक जैम ने हद पार कर रखी है। मतलब आपको आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्यों? क्योंकि एकदम से पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में बिना किसी रोक टोक के किसी अर्बन सेंटर में लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं, भरते जा रहे हैं। हाउसिंग स्ट्रीट्स इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं मिलती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल। दिल्ली को देख लो। दिल्ली आज इंडिया एक एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप दिल्ली कभी आए तो दिल्ली के आसपास आपको 3 कूड़े के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। हल्की सी बारिश में यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती हो जाता है। सीवेज डिस्पोजल की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी थोड़ी अच्छी है क्योंकि कैपिटल सिटी है। बट आप अपने अपने एरिया को इमेजिन करके देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, खास करके आपका एरिया जो थोड़ा सा दिल्ली से दूर है, कैपिटल सिटी नहीं है।
अगर आप स्टेट की कैपिटल में रहते हैं तो भी अच्छा होगा ये। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो ना तो स्टेट की कैपिटल है और ना इंडिया की, तो आप सोच सकते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री में सिटीज में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। एक अर्बन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम होती है सर? सबसे इंपॉर्टेंट सर देखो, डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन सेटलमेंट्स प्लान तो होती नहीं, अनप्लान्ड सिटी हो जाती है, कहीं पर लोग कब्जा कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, डेवलपिंग कंट्री में माइग्रेशन होता है। लोग जो है वो अर्बन सेटलमेंट में, मतलब अर्बन सेटलमेंट देखकर माइग्रेट कर जाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ पर काम बढ़िया मिल जाएगा। अर्बन सेटलमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल जाएगी। मगर पहले से ही डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इन एरियाज की, तो इन रूरल एरिया से आने वाले लोगों को संभाल नहीं पाता अर्बन सेंटर। या ये कह लीजिए कि इन लोगों के लिए काफी, मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और जब इनको पता लगता है कि अर्बन सेटलमेंट में रहना भी जरूरी है क्योंकि पैसा कमाना है, प्लस यहाँ के खर्चे वो झेल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं सर, वो अपने स्लम्स डेवलप कर लेते हैं फिर। तो ये जो लोग अर्बन सेटलमेंट्स में आते हैं, कौन, मैं ये रूरल एरिया से आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, इनकी वजह से एक तो पहले से ही कंजेशन बहुत है, वो सीवियर कंजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउसिंग की प्रॉब्लम पहले ही अर्बन सेटलमेंट में बहुत ज्यादा होती है, इनके आने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्लम्स वगैरह बनने लगते हैं, जैसे मुंबई के पास धारावी। धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। इसके बाद ये जो अर्बन सिटीज में पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो निरंतर घटता घटता हुआ जा रहा है। जो लोग हैं वो मतलब मजबूर हो गए हैं बहुत ही लो स्टैंडर्ड घर में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड घर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो उनकी पॉकेट से दूर जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी एक अर्बन सिटी में, तो उस एक अर्बन सिटी में हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। और हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जब जिसकी डिमांड बढ़ती है तब उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जब घरों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स अर्बन सिटी में घर महंगे हो जाएंगे। और बहुत से लोगों के पॉकेट से उसको, मतलब बहुत से लोगों की पॉकेट से बाहर हो जाएगा उसको अफोर्ड करना। और जब पॉकेट से अफोर्ड करना बाहर हो जाता है तब ये इलीगल और स्लम्स डेवलप होती है। जैसे एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दे लिव्स इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स। इसी तरीके की स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रहती है 60% अर्बन सेटलमेंट, अर्बन पॉपुलेशन एशिया और पैसिफिक कंट्रीज की। उसके बाद योर चैप्टर डिस्कसेस थ्री मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स की तीन सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल। इसमें इकोनॉमिक पर सबसे पहले आ जाए। हम सबको पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तेजी से घटती जाती है। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसी एरिया में तेजी से घटती है तो वो एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है। पुश फैक्टर मतलब जब आपको काम नहीं मिलेगा किसी एरिया में तो उस एरिया में रहने का मन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो लोग उस एरिया को छोड़ छोड़ के उस एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं जहां पर काम मिले। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ये जनरली रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को पुश करता है कि वो स्मॉलर अर्बन एरियाज या बिग अर्बन एरियाज की तरफ बढ़े। और जब वो वहां पर आते हैं तो सिंपल सी बात है, देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो डेवलप हो जाती है इस माइग्रेशन की वजह से। उसके बाद सोशो कल्चरल प्रॉब्लम। भाई बहुत सारे सोशल इल्स से भारत की बहुत सारी, या अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बहुत सारी सिटीज की बात करें तो उसमें कई तरीके के सोशल इल्स आपको देखने को मिलेंगे। सोशल इल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है ही नहीं। और जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होगा तो लोगों की बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती है सर। और जब लोगों की बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो पाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर क्रिएट होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। और इकोनॉमिक्स बोलती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो यार, भगवान ने संसाधन तो सीमित दिए हैं ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है आपके पास, बट रिसोर्सेज के यूज अनलिमिटेड है। और सबसे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है एक अर्बन सेटलमेंट में, वो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
आज दिल्ली के आसपास तीन बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। क्यों है? क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन पिछले बीते 10 सालों में डबल हो गई हुई। पॉपुलेशन बढ़ेगी, घर बढ़ेंगे, तो वेस्ट भी तो बढ़ेगा। वेस्ट बढ़ेगा तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेंटर्स भी बढ़ाने चाहिए ना, और वो दिल्ली में बढ़ नहीं रहे हैं। पहले भी 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर दिल्ली में तीन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स थे। आज 10 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर भी दिल्ली में तीन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स ही हैं। तो क्या दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा या बुरा होगा? नहीं होगा, बहुत खराब हो जाएगा। तो वेस्ट जो है, वो जो जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो या तो सीवरेज में डंप कर दिया जाता है, सीवेज, जिससे सीवेज ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं तो कोई मतलब खाली जगह, अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे लोग पॉलिथीन में बांध कर उसको फेंक आते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक तो ओपन स्पेसेस पोल्यूट हो रहे हैं। जब आप सीवेज में फेंकते हैं, तो सीवेज में फेंकने की वजह से वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपके कूड़े का हुआ ही नहीं ना। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, केमिकल और बायो हैजार्ड वाला कूड़ा अलग, जैसे मास्क, सिरिंज, इंजेक्शंस, वो आप लोग नॉर्मल कूड़े में यूज नहीं कर सकते ना। तो ऑफ कोर्स, जब आप किसी कूड़े को बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं, तो उससे वाटर बॉडी पोल्यूट नहीं होगी, एनवायरनमेंट को खतरा नहीं होगा। होगा। तो इन अर्बन एरियाज में ये सारी दिक्कतें जो मुझे लगती है, ये ह्यूज पॉपुलेशन की है। ये ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से ही इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक अर्बन सेटलमेंट पुल फैक्टर्स पर काम करता है। लोगों को एक अर्बन सेटलमेंट, एक बिग सिटी अट्रैक्टिव लगती है। उनको लगता है यहां पर आकर काम तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में काम नहीं है। तो इसी की तरीके से बेटा ये चैप्टर विच इज योर ह्यूमन सेटलमेंट, ये हो जाता है खत्म। ये था लास्ट चैप्टर, मतलब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। इसमें केवल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हर एक चीज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ह्यूमंस है, कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन है। बट ज्यादातर अर्बन एरियाज में तो हम लोगों ने यही देखा। जैसे हमने रूरल एरियाज की बात करें, तो रूरल एरियाज में आपको फैक्टर्स याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि रूरल सेटलमेंट का क्या पैटर्न है और कितने बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक रूरल सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम है। अर्बन सेटलमेंट में हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, पॉपुलेशन के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बेसिस पर। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ट्रेडिंग कमर्शियल टाउन्स भी होते हैं, कुछ कल्चरल टाउन्स भी होते हैं, कुछ मेडिकल टाउन्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स भी होते हैं, माइनिंग टाउन्स भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ दीज अर्बन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, और फॉर्म्स के बेसिस पर हम लोगों ने लीनियर, स्क्वायर, स्टार, क्रिसेंट और पता नहीं क्या क्या। और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट अर्बन टाउन्स में कैपिटल्स पढ़ ली, जैसे अडीज अबाबा इथियोपियन कैपिटल, कैनबरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल। अर्बन सेटलमेंट की टाइप्स में हम लोगों ने टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कॉन्ग्लोमरेशन, मेगालोपोलिस, जिनको मेगा सिटीज भी कहते हैं, ये पढ़ा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर का कि एक अर्बन सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है। और जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ करता हूं चैप्टर को खत्म। दीपक, दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। Keep listening, keep watching, and dear, if you have any problem, as I always say, Life Shilp Academy gives you 24/7 support. Doesn't mean you have purchased the recorded video course. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। If you have any problem, if you have any doubt, any query, contact us. I, Deepak Singhal, will be there to sort out all your queries. See you in the next video very soon with the 11th chapter. Till then, goodbye, take care. This is Deepak Singhal signing off. Thank you.